हेलो बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 11वां सवाल और लिखा है आपकी स्क्रीन पर, ज़रा पढ़ लो एक बार। कह रहा जी, एक गेंद 10 मीटर लंबे एक रेल के डिब्बे की विपरीत दीवारों के बीच गति कर रही है। उन दीवारों पर यह 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उनके लंबवत प्रत्यास्थ संघट करती है। रेल गेंद की गति की दिशा के समांतर 10 मीटर प्रति सेकंड से नियत वेग से गतिमान है। भूपृष्ठ से देखने पर जमीन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देख देख रहा है। तो कुल मिलाकर सब सवाल के अंदर कुछ देखो चीज़ें हैं। पहली बात क्या है कि साहब, डब्बा जो रेल का चल रहा है इसकी लंबाई है, ये है रेल के डब्बे की लंबाई, ये बताई है 10 मीटर। ये रहा रेल का डब्बा जी। ठीक। अब रेल के डब्बे में कोई गेंद आ जा रही है, 1 मीटर प्रति सेकंड से आ जा रही है, और रेल का डब्बा आगे की तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक। और ये रेल साहब आगे की तरफ जा रही है ऐसे। अब मान लीजिए गेंद आगे की तरफ जाएगी, पीछे से टकरा के आगे आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि गेंद जा रही है 11 मीटर पर सेकंड से। और अगर ये गेंद आगे वाले हिस्से में टकराकर पीछे की तरफ 1 मीटर से आएगी, इसका मतलब ये तब हुआ जब गेंद पीछे वाले से टकरा के आ रही है। ठीक। और अगर यही कहानी हम आगे वाले के लिए देखें तो आगे वाले में भी बात एकदम स्पष्ट आ जाएगी कि गेंद जाएगी आगे की तरफ 9 मीटर पर सेकंड से। ऐसे डब्बा चलेगा, गाड़ी चल रही है इससे, और ये बात जो कि त्यों एज इट इज लिख देते हैं 10 मीटर। ओके। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि जब गेंद पीछे वाले हिस्से में टकराई है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड से टकराई है और आगे चली है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गेंद अब आगे वाली दीवार पे टकराने वाली है। यहाँ पे आगे वाली दीवार पे टकराने वाली है, और गेंद 1 मीटर पर सेकंड से गाड़ी के डब्बे के अंदर चल रही है। इसका मतलब ज़मीन पर खड़े व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा हो तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कितनी आ जाएगी? गेंद का वेग आगे की ओर मतलब ट्रेन की गति की दिशा में कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकंड। कब? जब पीछे वाले हिस्से से टकराई है तब। जब आगे वाले हिस्से से टकराई है तो यही चीज़ आ गई। यहीं पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति मान लीजिए देखता है, भूतल पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति मान लीजिए देखता है ना, तो इसके लिए आ गया वी गेंद आगे की तरफ 9 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो कुल मिला के ये बात आ गई, स्पष्ट हो गई तुम्हारी बिल्कुल कि भाई गेंद की गति की दिशा नहीं बदलती, गेंद हमेशा आगे ही चल रही है। जब पीछे वाले डब्बे से टकराती है, पीछे वाली दीवार से टकराती है, तो 11 से भाग जाती है आगे की तरफ, तो आगे वाली दीवार में टकराती है। आगे वाली में टकराती है 1 मीटर पर सेकंड से, तो 9 से हो जाती है, तो 9 से कम चलती है। फिर क्योंकि ट्रेन ज़्यादा चल रही होती है, ट्रेन की 10 है, तो ट्रेन फिर धक्का मारती है आगे उसमें, फिर 11 से भाग जाती है। तो कुल मिला के 9 11 9 11, लेकिन गेंद चल रही है आगे की तरफ ही अगर ज़मीन पर खड़ा होकर देखें तो। जबकि अगर रेल के अंदर देखें तो एक बार गेंद आगे जाती है, एक बार गेंद पीछे आती है, और ये चाल है 1 मीटर प्रति सेकंड। यानी सिंपल सी बात है, गेंद का जो 1 मीटर प्रति सेकंड है वह रेल में जुड़ जाता है। गेंद की 11 हो जाती है ज़मीन के हिसाब से देखें तो, और वही रेल में से घट जाता है, गेंद की 9 हो जाती है, लेकिन रहती आगे की तरफ ही है। तो इसका मतलब अब ये स्पष्ट देख लेते हैं कि भाई ऑप्शन क्या क्या है। कॉन्सेप्चुअल सवाल था। गेंद की गति की दिशा प्रत्येक 10 सेकंड में बदल जाती है, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि गेंद की गति की दिशा नहीं बदलती, गेंद आगे ही चल रही है, रेल के डब्बे की दिशा में ही गेंद चल रही है 11 से 9 से, 11 से 9 से। ठीक। तो एक बार 11 से, एक बार 9 से। जब पीछे टकराती है तो 11 से, आगे वाली दीवार पर टकराती है तो 9 से। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वह गलत हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। प्रत्येक 10 सेकंड में गेंद की चाल बदल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक 10 सेकंड में जब गेंद टकराती है तो 10 सेकंड बाद चाल कितनी होती है? 11। फिर 10 सेकंड बाद गेंद टकराएगी तो चाल कितनी हो जाएगी? 9। तो हर 10 सेकंड में चाल बदलती है, 9 11 9 11 9 11। तो यानी जो बी ऑप्शन है वो सही जा रहा है। पक्का? चलिए
सी पढ़ते हैं, 20 सेकंड के किसी भी समय अंतराल में गेंद की औसत चाल अचर रहती है। ये बात भी समझ में आती है कि 20 सेकंड का समय है तो कितनी चाल है, 9 और एक क्या है, 11। ठीक, तो और 9 और 11 का जो टोटल है अगर वो देखें, उसमें दूरी बटे समय लगा दें तो 10 मीटर आना 10 मीटर जाना मान लें, और 9 और 11 को जोड़ लें तो 1 मीटर पर सेकंड, यानी औसत जो चाल है वह वही बनी रहती है। क्योंकि बार बार 9 बार बार 11 बार बार 9 बार बार 11, 9 भी हुई और 11 भी हुई, हर 20 सेकंड में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ उतनी की उतनी ही रहेगी, ये अचर रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि सी भी इसका सही जा रहा है। ये देखिए, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। गेंद का त्वरण भूपृष्ठ से देखने पर भी वही होगा जो रेल के डब्बे में देखने पर होगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। ठीक, ये सवाल दरअसल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बाउंड्री, ये सवाल समझदारी के बाहर है। क्या कहता है इसमें, इसको मैं समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसका कारण क्या होता है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम जब भी निकालते हैं हम लगाते हैं न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम लग जाते हैं जब कोई फ्रेम यानी कोई जगह जिसमें तीनों दिशाएं हों, तीनों दिशाओं वाली कोई जगह, त्रिविमीय आकाश बोल देते हैं, कोई जगह यदि शून्य त्वरण से गतिमान हो, तो ये शर्त अगर लागू हो जाती है तो कुल मिला के न्यूटन का नियम लगेगा। और न्यूटन का नियम लगेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर ज़मीन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस डब्बे के अंदर त्वरण की या बल की गणना करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसका भी a0 है और जो रेल चल रही है इसका भी a0 है। तो इसका मतलब अगर डब्बे में कोई व्यक्ति बैठा है इसका भी a0 है। ठीक, तो यानी विराम अवस्था में खड़ा हुआ, ज़मीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति इस ट्रेन के अंदर, डब्बे के अंदर लगे हुए बलों या त्वरण की गणना कर सकता है, क्योंकि इस डब्बे में त्वरण नहीं है। ठीक, इसी प्रकार डब्बे के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी डब्बे के अंदर की या डब्बे के बाहर की बलों की त्वरण की गणना कर सकता है, क्योंकि बाहर त्वरण नहीं है, अंदर त्वरण नहीं है। तो कुल मिला के बलों की गणनाएं जब ही हो सकती हैं सापेक्षता के नियम के अनुसार, न्यूटन के नियम के अनुसार, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, यानी वो जगह उसमें त्वरण नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका उल्टा सोचते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रेन का डब्बा है ऐसे। ठीक, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हमारा उद्देश्य है, सिर्फ सवाल करना नहीं। ठीक, तो मान लीजिए ये आगे की तरफ चल रहा है ट्रेन का डब्बा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मान लीजिए आगे की तरफ चल रहा है, और इस डब्बे के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर एक गेंद गिरती है, यहाँ पर एक बॉल गिरती है। मान लीजिए डब्बे के अंदर एक गेंद गिर रही है सपोज, और यहाँ डब्बे के अंदर एक व्यक्ति बैठा। तो ये जो व्यक्ति है ये 2 मीटर पर सेकंड को देखेगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण इस व्यक्ति में भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति के द्वारा इस गेंद पर लगे हुए त्वरण या बल की गणना सही तरीके से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति उस डब्बे के अंदर है जो खुद त्वरण में है। अगर मैं इस गेंद पर लगे हुए बलों की सही तुलना करना चाहता हूँ तो मुझे ज़मीन के सापेक्ष आना पड़ेगा, यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, यानी मुझे एक ऐसी जगह में खड़ा होना पड़ेगा, एक ऐसे बिंदु पर खड़ा होना पड़ेगा, एक ऐसे त्रिविमीय आकाश में 3D स्पेस में किसी पॉइंट पर खड़ा होना पड़ेगा जहाँ कोई त्वरण ना हो। तो अब बात समझ में आ गई होगी पक्का। ठीक, चलिए, तो ये सवाल हो गया तुम्हारा पूरा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
तो गेंद का त्वरण वही होगा, इसका मतलब डी भी सही है। ये भी साफ हो गया भाई, वही होगा क्योंकि दोनों में कोई त्वरण नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक, शाबाश। अगला सवाल आ रहा है, शाबाश। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये रहा। शाबाश। ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपको उतने अच्छे से ना दिख रहा हो, क्योंकि मोबाइल में चीज़ें छोटी दिखती हैं। तो इसका उपाय ये होता है कि ये पीडीएफ आपके कोर्स में लगाया जाता है, प्रश्न सहित लगाया जाता है, तो अपने कॉपी में इस प्रश्न को वैसे भी देख सकते हैं, वैसे ही पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर जब तक मैं बोर्ड साफ करूँगा, ये समय आपके प्रश्न के पढ़ने का है। मैं भी पढ़ूँगा, मैं भी बताऊँगा, एक बार देख लीजिए आप, ठीक। चलिए अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। चित्र नंबर 3.1 में दर्शाए ग्राफों का संदर्भ लीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे मुझे प्रश्न नंबर 3 भी खोलना पड़ेगा। मैं खोल रहा हूँ प्रश्न नंबर 1 है ना, मैं प्रश्न नंबर 1 भी ला रहा हूँ। देखिए, मैं पहले सवाल को लेके आता हूँ। शाबाश। ये रहा पहला सवाल, ये रहा पहला सवाल, ये देखिए साफ साफ दिखेगा, ये रहा पहला सवाल। ओके, डन हो गया। तो पहले वाले में 3 ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के, सॉरी 4 ग्राफ हैं। ये अगर आप मिलान करके बताइए, ठीक। ए फर्स्ट, बी सेकंड, यानी मैचिंग टाइप सवाल है, जो कि जेई एडवांस में और एम्स में आया करते थे पहले, अब जेई एडवांस में ऐसा एक सवाल आता है, ठीक। जेई मेन में ऐसा सवाल नहीं है, शायद इस बार लगा है, बट आई डोंट नो, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये जेई एडवांस में है, एम्स में पहले आया करता था। ओके, चलिए देखते हैं। ए में जो ग्राफ है, अगर ए को देख रहे हैं आप, तो ए में जो स्थिति है वह ऋणात्मक है, और समय के साथ वह बढ़ रही है, और बाद में वह घट भी रही है, ठीक। ये बात पक्की एक ही है, ठीक। अब देखते हैं बी में औसत वेग 0 हुआ है, पहले बढ़ा है फिर घटा है, ठीक। सी में घट रहा है सीधे सीधे, डी में बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट सा हो रहा है, ठीक। तो कुल मिला के अब देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या लिखा है। देखिए, ए के सामने पहला ऑप्शन है, जरा उन्हें देख लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं पूरी समय अवधि में v 0 से बड़ा है, a 0 से छोटा है। सभी पूरा टाइम अगर ले लें तो ये ढूंढ लेना है कि पूरे टाइम में कहाँ पर है v 0 से बड़ा और a 0 से छोटा, किस ग्राफ में ऐसा है, ठीक। अब इसमें देखें तो ये ग्राफ जो है, दरअसल देखा जाए ऐसा कोई ग्राफ है, हाँ है। एक ऐसा ग्राफ है जो पहली बात को पूरी करता है, पूरी समय अवधि में v भी 0 से बड़ा है, a 0 से छोटा है। ये ग्राफ है d वाला। अगर d वाला ग्राफ बनाओ पहले पॉइंट पे, तो देखो मिल जाएगा। d वाला ग्राफ कैसा है, कह रहा जी d वाला ग्राफ ऐसा है, d ऑप्शन ऐसा है, ये ऐसा ग्राफ है। और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई विस्थापन पॉजिटिव है, विस्थापन धनात्मक है। तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा x जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि v 0 से बड़ा है। अब बात आती है त्वरण की। तो त्वरण में क्या है, वेग घटता जा रहा है। देखो इसका स्लोप क्या होता है, वेग, तो वेग घटता जा रहा है।
वेग बढ़ नहीं रहा है, वेग घटता जा रहा है, क्योंकि ये जो कोण होते हैं ये बता देते हैं वेग के बारे में। विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान होता है, स्लॉप होता है, वो बता देता है वेग के बारे में। तो कुल मिला के वेग घटता जा रहा है, वेग घटता जा रहा है, इसका मतलब त्वरण नेगेटिव है, इसका मतलब इसका त्वरण जो है वो नेगेटिव है। ठीक, तो कुल मिला के पहले वाले के साथ फिट हो जाएगा डी, पक्का। अब दूसरा पढ़ते हैं। पूरी समय अवधि में x 0 से बड़ा है तथा इसके एक बिंदु पर v 0 तथा एक बिंदु पर a 0 है, यानी पूरी समय अवधि में x बड़ा है। तो क्या 3 ग्राफ हैं ऐसे जिनमें x 0 से बड़ा है। ये 3 ग्राफ कौन कौन से हैं जिनमें x पॉजिटिव है? ये ग्राफ है b वाला, c वाला, d वाला, b वाला, c वाला, d वाला। अब बी सी वाले में पूरी समय अवधि में x पॉजिटिव है, ये बात सही होगी, यानी बी सी डी में से कोई भी हो सकता है, चाहे देख लो। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा इसके एक बिंदु पर v 0 है, सही बात है। किसके एक बिंदु पर v 0 है? देखो c के नहीं है, d के नहीं है, b के है। v 0 होने का मतलब क्या है? v 0 होने का मतलब है कि ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट आए या ऐसा पॉइंट आए या ग्राफ सीधा हो जाए बिल्कुल यूँ, तभी तो होते हैं v 0। देखो ये सब v 0 है कि नहीं? तो ये किस में है? कह रहा कि ये साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो b वाले में है। तो x 0 से बड़ा यानी ऊपर ही ऊपर है, और ये घटनाएं हो रही हैं किस में? b वाले में, क्योंकि ये v 0 होते हैं जब x नहीं बढ़ता समय के साथ, ना घटता, तो इसका मतलब वेग शून्य होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ सीधे सीधे पता लग गया कि भाई पूरी समय अवधि में सेकंड जो मैच करेगा वो मैच करेगा बी के साथ। ठीक, यानी सेकंड ऑप्शन मैच करेगा सीधा सीधा बी के साथ। अब बात करें ए 0 है। अब जब v 0 है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो a तो 0 होगा ही, तो यानी ये बात भी सच हो जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे में लिखा है t बड़ा है पर एक ऐसा बिंदु है जहां विस्थापन शून्य है, यानी एक ऐसा बिंदु है जहां विस्थापन शून्य है। विस्थापन शून्य हो गया, तो विस्थापन शून्य होने के लिए ऐसा कौन सा ग्राफ है? 0 से बड़ा t, 0 से अधिक t के लिए विस्थापन शून्य है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें समय अंतराल 0 से आगे जाकर देखना है, 0 से नहीं देखना है। तो ये आ गया आपका ग्राफ विस्थापन 0 करना है। ओके, तो ये जो ग्राफ है t 0 से ज़्यादा, तो t 0 से ज़्यादा का मतलब होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए। ये एक मिनट यहाँ पे तो ये सब लिखा है, यहीं हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यानी t 0 से ज़्यादा, यानी यहाँ पर कोई t मान लेता हूँ मैं, भाई t 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मान लीजिए t मान लिया मैंने इस तरीके से, है ना। ये तो सिंपल है, t 0 से ज़्यादा। यहाँ पर विस्थापन 0 होना चाहिए इस जगह पे, यानी हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है इस समय में ऐसा हो, विस्थापन 0 हो सकता है यहाँ ऐसा हो रहा हो। कुल मिला के विस्थापन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये विस्थापन ग्राफ है। देखो ये भी सेम हो गया, पॉइंट पे 0 हो गया, यहाँ भी सेम पॉइंट पे आ गया, 0 हो गया। इस तरह का ग्राफ होना चाहिए 0 से बड़े समय पे। तो ये कंसेप्ट किस पे लगेगा? तो कह रहा है ये कंसेप्ट लग जाएगा पहले वाले पे। ए जो ऑप्शन है इसमें ऐसा है, t अगर 0 से बड़ा है तो वो ग्राफ वापस घूम के आ रहा है और फिर 0 पे आ रहा है। ठीक, तो कुल मिला के थर्ड के साथ ए फिट कर देते हैं, थर्ड के साथ ए फिट कर देते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब फोर्थ में लिख रहा है v 0 से कम है, a 0 से बड़ा है, यानी v 0 से कम है यानी v नेगेटिव है, लेकिन a 0 से बड़ा है। ये ग्राफ कौन सा है? ओके, ओके, चलिए फाइनल करते हैं, देखते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, क्लियर दिख गया, शाबाश। ग्राफ ओके हो गया।
पहले हमारे लिए ये देखना जरूरी कि जो कह रहा है वो ग्राफ कैसा हो सकता है, क्योंकि फिर मिला सकते हैं बाद में। ये कह रहा है जी v माइनस में हो और a 0 से बड़ा हो, ठीक, यानी कुछ ऐसा हो ग्राफ के ऊपर कि जो v है वह पॉजिटिव, यानी ग्राफ का जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से हो, ऐसे नो, v 0 से बड़ा, क्योंकि इसी ग्राफ पे v 0 से बड़ा है। और ये करा जी ये v जो है ये x है और ये t है ना, ऐसे ग्राफ हैं। उसके बाद v 0 से छोटा हो, इन्होंने कहा v 0 से कम हो, तो v 0 से कम हो तो ऐसा होना चाहिए। देखो v 0 से कम होगा कि नहीं भाई, इसमें स्लोप होता है तो देखो स्लोप उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी इस तरह के ग्राफ में v नेगेटिव है, कुल मिला के ऐसा होना चाहिए, है ना। अब a यानी वेग बढ़ रहा हो, यानी ये चीज़ बढ़ रही हो, तो कैसे बढ़ सकती है, ऐसे बढ़ सकती है। देखो ये कोण बढ़ता बढ़ता माइनस से 0 पे आ गया, फिर यूँ चला गया तो बढ़ गया। यानी अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक वेग कैसा है, नेगेटिव है, और यहाँ तक a कैसा है, 0 से बड़ा है। तो कुल मिलाकर ऐसे ग्राफ का अगर कोई इसमें हिस्सा है तो वही है, यहाँ तक v नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस की वेलोसिटी को 0 कर दिया, माइनस की नेगेटिव वेलोसिटी को 0 कर दिया, तो कौन करेगा माइनस की। देखो ये माइनस का स्लोप है, माइनस का ढलान है कि नहीं, माइनस का कोण है कि नहीं उल्टा, भाई प्लस का कोण तो यूँ होता है, माइनस का कोण यूँ होता है, यूँ। तो ये जो वेलोसिटी है, जो कोण है, ये तो नेगेटिव वेलोसिटी का है, ऋणात्मक वेग का है, यही हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक से समझो, दिमाग में पका के डालो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे 0 हो गया वेग, तो इसका मतलब a कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऐसे ग्राफ का हिस्सा कौन सा ग्राफ है, तो कह रहे जी ये तो देखना पड़ेगा इनमें कौन सा ग्राफ है। सी, वेरी गुड। तो ग्राफ जो इस तरीके से गिर रहा है, गिर तो देखो बी भी रहा है, बी में भी गिर रहा है, लेकिन बी पूरी तरह नहीं गिर रहा है। देखो बी में भी कुछ समय के बाद ऐसा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इस ग्राफ का हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है। कौन सा ग्राफ है जरा देखो, ये है सी वाला, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन में कौन जाएगा, सी जाएगा। तो फोर्थ के साथ भिड़ा दो सी, हो गया। तो ये हो गई मैचिंग। तो मैचिंग के लिए ग्राफ बना कर फिट करके देख लो, और ग्राफ बनाकर फिट करके देखना ये मोशन में, ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। शाबाश, अगला सवाल आ गया। आप इसे पढ़िए ठीक से और फिर इसके बारे में विचार करेंगे, बहस करेंगे इस पर भी कैसे होगा। प्रश्न नंबर 13, किसी एक समान गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद को बल्ला मारकर वापस लौटा दिया जाता है। एक समान, एक दिशा में कोई गेंद आ रही है, बल्ला मारा और वापस, ठीक। गेंद अति अल्पकाल के लिए ही बल्ले के संपर्क में रही, समय के साथ गेंद के त्वरण में होने वाले परिवर्तन को दर्शाइए। यानी परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन कैसे होगा ये आपको बताना है, दर्शाना है, मतलब इसका एक ग्राफ आपको बनाकर देना है। ये सवाल है छोटा सा, चलिए देख लेते हैं। अब होगा क्या, अगर हम इस घटना को देखें, ये घटना कैसे होगी, तो मान लेते हैं कि भाई ये बल्ला है, ये रहा बल्ला,
ऐसे, ठीक। और इधर से कोई गेंद जाएगी सीधे वेग u से, और इसी वेग से वापस मान लीजिए बल्ला इसे वापस कर देता है u से ही, मान लीजिए, कोई ऐसी शर्त नहीं है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। इससे तो कह रहा है यहाँ पर जो बल लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या होगा। तो बल लगेगा मतलब वेग में परिवर्तन। अब मान लीजिए मैं इसे u मान लूँ, अब मुझे इसे v मानना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो वेग परिवर्तन क्या हुआ, वेग परिवर्तन, ठीक। तो वेग परिवर्तन में कह रहे हैं कि जिस तरफ बल्ले के बाद गेंद गई इस तरफ की दिशा को पॉजिटिव मान लो। तो अंतिम वेग क्या है v माइनस प्रारंभिक वेग क्या है माइनस u, क्योंकि वेग में दिशा लगती है तो माइनस u लगेगा, क्योंकि जब हमने इस तरफ की दिशा को पॉजिटिव मान लिया तो इस तरफ की दिशा नेगेटिव हो जाएगी भाई। अंतिम वेग v है, पॉजिटिव है, माइनस प्रारंभिक वेग हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ बल्ले ने गेंद के वेग को बदल दिया। गेंद लगी थी u से, आई वापस v से, तो ये हो गया माइनस u, और समय लगा डेल्टा t, तो कुल मिला के ये हो गया v प्लस यू बाई डेल्टा t, ये a हो गया। ये जो डेल्टा t है ये क्या है, संपर्क समय, ये है संपर्क काल, इसे बोल देते हैं संपर्क काल। वैल्यू इसकी बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, संपर्क काल बहुत कम है। तो कुल मिलाकर इसको दिखाइए कैसे हुआ। तो देखिए ये चीज़ कैसे हुई, हम ये देख सकते हैं कि एकदम से जैसी गेंद लगी बल्ले पे तो बल लगना शुरू हुआ, और गेंद पे बल तब तक बढ़ता रहा जब तक वह वापस लौटना शुरू नहीं कर देती। जैसा बल गेंद के बल्ले से टकराने पर लगता रहा वैसा ही गेंद के जब ये वापस आ रही थी वो भी लगता रहा, क्योंकि गेंद और बल्ला दोनों सेम है। टक्कर के दौरान गेंद और बल्ला आपस में बदल नहीं रहे हैं, बल्ले के जैसे गुण हैं वैसे ही गेंद में भी गुण हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें ये त्वरण कैसा रहा, ये बल कैसा रहा, तो कुछ इस तरीके का आएगा। ये रहा ए, ये रहा टी। जैसे ही गेंद बल्ले पे टकरानी शुरू हुई बल बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, यहाँ पर गेंद वापस होनी शुरू हो गई और धीरे 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 गेंद बल्ले से अलग हो गई। तो ये ग्राफ की जो शेप है ये आप इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये है वास्तव में इसका निरूपण। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मुझे 14 नंबर पे चलते हैं। शाबाश, ये आ गया 14। क्वेश्चन पढ़िए, मैं बोर्ड साफ करता हूँ आपके लिए। शाबाश। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई बहुत ज़्यादा लिखने की चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समझने की चीज़ है, बात हो जाए समझ लिया जाए थोड़ा बहुत, और जो घटना किस तरीके से हो रही है बस ये समझ में आ जाए। सवाल के अंदर जो घटना है जिसकी बात की जा रही है बस वो समझ में आ जाए। फ़ायदा इससे ये मिलेगा कि जो परीक्षाओं में सवाल आता है उसकी भाषा बड़ी कई बार दिक्कत कर देती है। सवाल क्या है यही पता नहीं चलता, तो सवाल में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, कंसेप्ट में कहीं मामला उलझे ना, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूरी हो जाती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी बच्चे इसे पढ़ते हैं, जिनका मतलब सिलेक्शन होता है, जिनको कॉलेज मिलते हैं सब पढ़ के जाते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, कोई नहीं छोड़ता इसको। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं वो मतलब वाली परंपरा के तहत तैयारी कर रहे हैं, चले गए साहब कोचिंग सेंटर में, आ गए साहब घर पे, खा पी के सो रहे हैं, अपना मौज ले रहे हैं तैयारी के नाम पे। बच्चे को पता है बस तैयारी चल रही है, जितना थोड़ा बहुत उस बच्चे को पहले आता भी था वो भी भूल जाते हैं बच्चे तैयारी के चक्कर में। थोड़ा बहुत बेसिक बच्चे 11वीं 12वीं में बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पास होते हैं, लेकिन जब कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग का जो ट्रैक होता है, कोचिंग के का जो लेवल होता है
उसे बच्चे पकड़ ही नहीं पाते। 70% बच्चे तो उसे पकड़ ही नहीं पाते, वो भी भूल जाते हैं जो पहले से पढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए क्या है कि ये कन्फर्म है, कई सारे बच्चे मैंने देखे, मेरे बच्चे पढ़ते ही हैं, कोई नई बात नहीं, रिजल्ट भी आते ही हैं, भगवान ने सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो आपका भी आएगा, बेफिक्र रहो। लेकिन बात ये होती है कि तैयारी वो होनी चाहिए जिससे हमारा कुछ समझदारी हमारी बढ़े, हम जिस लेवल पे हैं उससे कुछ आगे जाएं, हम उससे पीछे ना हटें। ठीक, चलिए शाबाश। अब पढ़ लेते हैं आगे क्या कहते हैं। एक विमीय गति के ऐसे उदाहरण बताइए जहां धनात्मक x दिशा में चलता हुआ कण आवर्ती रूप से विराम में आता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक, विराम में आता है और फिर आगे बढ़ जाता है, यानी रुकता तो है फिर आगे चलता है, रुकता है फिर आगे चलता है। तो दैट इज़ कि ऐसी कोई आपको कोई समीकरण ऐसा, कोई ऐसी जानकारी आपको बतानी है कि एक दिशा में चलता हुआ कण पहले रुकता है फिर आगे बढ़ जाता है, फिर बढ़ता है फिर आगे बढ़ता चला जाता है, कुछ ऐसा आपको लिख के देना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मान लीजिए कोई कण x जो है जिसमें x हमेशा 0 से बड़ा ही होता है और जिसमें v 0 भी हो जाता है, ठीक, लेकिन पीछे नहीं आता और v 0 से बड़ा होता है, ऐसी स्थिति है, ऐसे। तो ये स्थिति कैसे हो सकती है, यानी इसमें हमें कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि भाई x 0 से बड़ा हो, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, और v 0 भी हो। तो कुल मिला के अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो ऐसी स्थिति बना दूं मैं यूँ, x 0 से बड़ा हो, ठीक, और v जो है आगे की दिशा में एक कण चले, ठीक, यानी कुछ ऐसा कर दूं मैं, वेग बढ़ता जाए, ये रहा, ठीक। अब देखो यहाँ से वेग, भले ही वेग यहाँ 0 हो, ठीक, यहाँ से आगे गया, उसके बाद ये कह रहा जी फिर से वेग 0 हो जाए एक बार, कह रहा जी एक बार वेग 0 हो गया, लो जी साहब रुक गया, एक बार फिर से वेग 0 हो गया, फिर रुक गया, ठीक, कह रहा जी फिर चल गया। तो कुल मिला के कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भाई ऐसा हम कुछ लिख सकें। तो 0 करने के लिए हमें एक ऐसा फलन लेना पड़ेगा टाइम का, समय का, जो 0 करता हो, और वो ऐसा भी होना चाहिए कि उसका मान हमेशा पॉजिटिव हो। तो ऐसा फलन हम ऐसे ढूंढ नहीं सकते, हमारे लिए ऐसा फलन ऐसे ढूंढना मुश्किल है। हम केवल ये ग्राफ पे बता सकते हैं कि भाई ये फलन जो है ऐसे इस तरीके से ये चीज़ है। अब इसकी मैं बात करूं, अगर ये ग्राफ कैसा है जो इस तरफ से जा रहा है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं, इसको मान लूँ मैं x1, इसको मान लूँ मैं x2, ठीक। तो इसमें लिख सकता हूँ कि x1 भैया t² है, लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये 0 भी करना है पॉजिटिव भी करना है, तो कह रहा है लो लिख दो -2t, ये आ गया, ये आ गई मान लीजिए चीज़। अब मान लीजिए इसमें t = 0 डाल दूँ तो कितना हो गया, x = 0 और t = 0 पे x 0 आ ही गया, और x = 0 पे लिखूँ तो t² - 2t = 0, तो t = 0, t = 2, ये आ गया, ऐसा हो गया। लेकिन क्या इसमें x हमेशा पॉजिटिव रहा? नहीं, इसमें x पॉजिटिव नहीं रहा, ये x नीचे गया, तो उठा के मैंने कुछ जोड़ दिया, लो मैं 5 जोड़ देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने x ये मान लिया। अब इसमें x हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव ही रहेगा, आगे की तरफ ही चलेगा, ठीक, ये बात कन्फर्म हो गई, ओके, यानी यहीं से चलेगा, ऊपर 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 चलेगा, इसका x उस पॉइंट से आगे ही रहेगा जिस पॉइंट से ये चला है, पीछे कभी नहीं आएगा। तो कुल मिला के अब देखते हैं इसके वेग की बात। तो वेग कैसा होगा, इसका वेग होगा इसका 2t - 2, ठीक, यानी ये वेग जो है अगर देखा जाए 0 पे माइनस में है, यानी उल्टी दिशा में वेग है। कह रहा रुकता है आगे की तरफ बढ़ता है, तो कितनी देर बाद रुकेगा, कह रहा इसको 0 कर लो, t = 1 सेकेंड, कह रहा 1 सेकेंड पे रुकेगा, फिर आगे ही बढ़ेगा, फिर आगे ही बढ़ेगा, पॉजिटिव ही होगा, ये आगे ही बढ़ेगा, ठीक। तो कह रहा है इस तरह के जो फंक्शन हैं इनका अंदाज़ा लगाकर अगर आप यहाँ लिखें तो बना सकते हैं, ठीक। अब होता है कि पीरियोडिक फंक्शन डाल दें, पीरियोडिक फंक्शन हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं इसलिए मैंने सिर्फ जिक्र किया है। पीरियोडिक फंक्शन डाल दें कि जिसका मान 0 से आगे ही रहे, ठीक, वेग आगे बढ़ता ही रहे। तो इन्होंने एक फंक्शन यहाँ लिख के दिया है उत्तर में,
वो दिया है एक्स टी माइनस साइन टी। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे एक सवाल के अंदर। कह रहा जी इसमें एक्स हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, इसमें एक्स 0 छोटा होएगा ही नहीं, ठीक। और एक बार इसका वेग भी 0 होगा किसी ना किसी समय पे, और फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये वो इस तरह का फंक्शन भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक। दैट इज ओके। चलिए शाबाश। धनात्मक x दिशा में चलता हुआ कण आवर्ती रूप से विराम में आता है और फिर पीछे लौट जाता है, यानी आना जाना कर रहा हो। तो आना जाना करने के लिए बी पार्ट में इसे हटा दो बस, ये है आवर्ती। x इक्वल टू साइन टी क्या है? आवर्ती है, साइन में होता है आवर्ती, +1 से -1 के बीच में इसका मान होता रहता है, ये आवर्ती हो गया। यानी बी का आंसर ये हो गया और ए का आंसर टी माइनस साइन टी हो गया। इन दोनों को बना दिया। तो कुल मिला के आवर्ती फलन पर इन्होंने सवाल बना के लिखे हुए हैं। बट दैट ऑल की ये बात हम आराम से बाद में आवर्त गति में पढ़ेंगे, अभी इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला सीधे सीधे सरल रेखा का नहीं है कि सीधे सरल रेखा से जोड़ दें इसको, इसमें प्रॉब्लम है। तो इस सवाल को लेटर ऑन हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, जब हम सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। अभी इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और आ गया, ये भी उसी तरीके से कुछ उलझा हुआ सवाल है। अगर आप इसका उत्तर देखेंगे उत्तरमाला में जा करके तो बड़ी अजीब सी चीज़ आपको दिखाई देगी। तो इसको भी ऐसे ढूंढना आसान नहीं है, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मैं कराऊंगा, बताऊंगा कि इस तरह का सवाल हम कैसे पर आप पता कर सकते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं कि एक ऐसी गति का उदाहरण दीजिए जिसमें किसी समय पर x 0 से बड़ा हो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिसमें x 0 से बड़ा हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक, v छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है, x 0 से बड़ा होगा तो v छोटा, यानी ऐसे जिनका अवकलन माइनस में आ जाए किसी वैल्यू पर, ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए मैं x इक्वल टू साइन टी लिख दूँ सपोज, तो इसका dx/dt क्या होता है बच्चों? ये होता है cos t। ठीक, अब 0 से 90 के बीच में अगर मैं जाऊं किसी अक्षण 0 से 90 अंश के कोण के बीच में जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यानी v 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा हो गया उस टाइम में, और v 0 छोटा हो गया। ठीक, इसके बाद a 0 से बड़ा, यानी a फिर पॉजिटिव हो। तो a पॉजिटिव कैसा होगा? अगर इसका दोबारा कर दूं मैं, ये तो क्योंकि v है, अगर मैं dv/dt कर दूं तो फिर से हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक, तो माइनस साइन टी का मतलब क्या हो गया? ये कैसा हो गया? 180 अंश के बाद जाकर के ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, 180 अंश के बाद जाकर के लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है। साइन टी में वेग का काम कर रहा है, लेकिन ये जो निशान बदलता है ये सभी में बदलता है। यहाँ पर हम साइन में देखें ऐसे ही बदलता है, ठीक, कोस में देखें ऐसे ही बदलता है। अगर हम इसे किसी और चीज़ पे लिख लें, एक्सपोनेंशियल देख लें, e की पावर में लिख लें तो भी ये बदलता है। मान लीजिए मैं x लिख देता हूँ a प्लस e की पावर माइनस टी, बस ये लिख देता हूँ। ये कोई a मेरा कांस्टेंट है, ये e की पावर माइनस टी, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये x जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो माइनस टी पावर है इससे कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं बनती है भाई। ये तो 1/e की पावर t है, एक्सपोनेंशियल पावर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, या किसी की और की पावर लगा लो, e की पावर नहीं लगा रहे हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं अगर इसका वेग निकालूं, यानी dx/dt करूं, ठीक, यानी वेग निकालो इसका, तो a का 0 हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस टी हो जाएगा। देखो, यानी वेग इसका नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात है a पॉजिटिव करना है तो a पॉजिटिव ही हो जाएगा, a हो गया dv/dt। ठीक, तो अब इसका दोबारा करूँगा तो माइनस एक और बाहर आएगा, तो e की पावर माइनस टी हो गया। लो, फिर वही आ गया, जैसा इसमें था ऐसा इसमें आ गया। तो इसका मतलब x 0 से बड़ा हो गया, v 0 से छोटा हो गया और a 0 से बड़ा हो गया। तो किस फंक्शन पे? चर घातांकी फलन पर। इसे क्या कहते हैं?
चर घातांकी फलन, ये है चर घातांकी फलन। तो इसको ध्यान रखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे चर घातांकी फलन के बारे में। जब पढ़ते हैं अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बड़ा काम आता है। चर घातांकी फलन पे ऐसा ही होता है, x पॉजिटिव v नेगेटिव a पॉजिटिव, ठीक। ये चीज़ चर घातांकी फलन पे होती है। यहाँ पे हर वैल्यू पे ये चीज़ आती नहीं है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक। इस पे नहीं आती क्योंकि इसमें 0 से 360 अंश में कुछ का कुछ होता रहता है। तो अगर एग्जैक्टली देखना है तो चर घातांकी फलन पर ये चीज़ बदल जाती है। तो ऐसा सवाल कहीं बन जाए, कोई भी बात आ जाए, तो उस हिसाब से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे बस आप। कह रहा जी चर घातांकी फलन में ये घटना हो जाती है। ओके डन, ओके शाबाश। तो हमने 5 सवाल किए हैं और 5 सवाल में ही आज हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। अब आते हैं अगली क्लास में, इस क्लास को छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है।